Good morning today, students. Today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter atoms and molecules. आपने देखा है शुगर हो, सॉल्ट हो, सैंड हो, डायमंड हो, ये जितने भी मटेरियल्स ये होते हैं या क्लोथ्स होते हैं, ये आर क्या होते हैं? दे ऑल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर. मैटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पदार्थ. आपको मालूम है एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़. उन्होंने बताया कि हम जब मैटर्स को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते ही जाते हैं तो वो स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ मैटर में डिवाइड होता जाता है. अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का मिलता है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर पाते हैं. और बेस्ड ऑन दिस फिलॉसफी कन्नड़ ने, जो कन्नड़ साइंटिस्ट थे, फर्स्ट पर्सन थे, उन्होंने बताया कि मैटर जो है इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. उन्होंने उसको क्या बताया? एटम्स बताया. जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे. उन्होंने इस पार्टिकल्स को, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्या नाम दिया? एटम. एटम का मीन से क्या होता है? अनडिविजिबल, यानी कि जिसको हम और भी आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर. और अनदर इंडियन फिलोसफर थे पाकुदा कट्यामम. उन्होंने क्या इसके ऊपर और स्टडी की. फिर उन्होंने देखा जो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, जो एटम हैं, वो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, और वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ जो पार्टिकल होता है वो किसको राइज करता है? वेरियस काइंड ऑफ मैटर्स को राइज करता है. दिस कंबाइंड फॉर्म एटम इज नाउ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. उसको हमने क्या बोला? मॉलिक्यूल्स. सो वी नो that all matter is made up of a small particles called atoms and molecules. Different kind of atoms and molecules have different properties, due to which different kinds of matter also shows different properties. Thus the properties of matters depend on the properties of atoms and molecule from which it is made. इस तरह से हमें ये पता चला जो मैटर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से, जिससे वो क्या होते हैं? बने हुए होते हैं. डिस्क्राइब द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच confirm the idea of atoms being the smallest particles of matter. अब जो हमें ये कंफर्म करता है कि एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? मैटर के. उसके ऊपर दो लॉज हैं. कौन कौन से लॉज हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशंस एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजिशंस. फर्स्ट लॉ और जो होता है वो क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब इसमें क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि वो जो भी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं किसी भी क्लोज कंटेनर में, देन देयर वाज नो चेंज ऑफ मास. उसमें मास में कोई भी चेंज नहीं होता है. दिस preservation of mass in a chemical reaction led to the formation of the law of conservation of mass. इसी के बेस पे उन्होंने कौन सा लॉ निकाला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वाज गिवन बाय लेविसियर. लेविसियर ने दिया था इसे किसमें? 1774 में. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. उन्होंने ये बताया कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना तो उसमें कोई मैटर क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉयड होता है. द सब्सटेंस विच कंबाइन टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज रिएक्टेंट्स, whereas the new substance formed as a result of chemical reactions are called products. उन्होंने बस ये देखा जो केमिकल्स को हम रिएक्ट करवा रहे हैं वो तो क्या कहलाते थे? रिएक्टेंट्स. और जो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं उन्होंने उनको क्या नाम दिया? प्रोडक्ट्स. जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है वो ही क्या होता है? इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी
चेंज नहीं होता है मास में ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, सिंस देयर इज अ नो गेन और लॉस इन अ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, द मास रिमेन कंजर्व्ड। समझ में आ रहा है ना? इसको एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, केमिकल रिएक्शन हुआ उसके अंदर, उसने क्या फॉर्म किया, केमिकल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने ये क्या किया कि 100 ग्राम्स हमने कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट किया, डिकम्पोज कर दिया पूरा कंप्लीटली, तो क्या हुआ 56 ग्राम्स तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट था और उसका मास 100 ग्राम था, और जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट्स थे जो फॉर्म हुए, उनके क्या टोटल अगर हम प्रोडक्ट कर लें, जैसे 56 ग्राम को 44 ग्राम्स को प्लस कर लें तो क्या हो गया 100 ग्राम्स। तो इससे हमने देखा कि जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स था यानी कि 100 ग्राम, वो किसके इक्वल था, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट यानी कि 100 ग्राम का। तो इस रिएक्शन से हमने देखा कि कोई भी चेंज नहीं हुआ मास के अंदर, केमिकल रिएक्शन में जो मास था वो सेम रहा। समझ में आ रहा है ना? तो इसी को हमने क्या नाम दिया, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेविसियर ने जो और अदर साइंटिस्ट से ये नोट किया कि मैनी कंपाउंड्स, जो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, वह कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, किससे बने हुए होते हैं, 2 और मोर एलिमेंट, एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन irrespective of where the compounds come from or who prepared it। उन्होंने देखा कि जो भी ये कंपाउंड जिस एलिमेंट से बने हुए होते हैं वो सेम होते हैं और सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कि कंपाउंड कहाँ से आया और उसे किसने बनाया। जैसे इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8 whatever the source of water। हमने ये देखा जो वाटर कंपाउंड है उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो हमेशा 1:8 होता है, चाहे वो किसी भी सोर्स का वाटर हो। जैसे 9 ग्राम ऑफ वाटर है, उसको हमने लिया और उसको डिकम्पोज किया, तो जो हाइड्रोजन होगी वो क्या होगी 1 ग्राम होगी, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। इसी तरह से अमोनिया हो, नाइट्रोजन हो एंड हाइड्रोजन आर हो, ये हमेशा किस में प्रेजेंट रहती है 1:4:3 बाय मास वॉट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन। इसी से ये लॉ बना कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ ये कैसे हुआ, दिस लॉ को किसने स्टेट किया, प्राउस्ट साइंटिस्ट ने। उसने ये कहा कि इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements are always present in a definite proportion by mass, कि केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होते हैं। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आई जो साइंटिस्ट फेस कर रहे थे कि ये था कि कैसे एक्सप्लेनेशन दें इस लॉ को। तो जो ब्रिटिश एक केमिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने एक बेसिक थ्योरी प्रिपेयर्ड की किसके बारे में, अबाउट द नेचर ऑफ मैटर में। डाल्टन ने क्या किया, एक आइडिया पिकअप किया उसका, डिविजिबिलिटी ऑफ मेथड, विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलॉसफी। He took the name atoms as given by the Greeks and said that the smallest particle of matter are atoms. His theories was based on the laws of chemical combinations. Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation mass and the law of definite proportion. जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या थी, ये थ्योरी क्या कहती है कि दैट all matter is made up of very tiny indivisible particles, atoms, is called atomic theory of matter. Dalton put forward his atomic theory of matter in 1808. The various postulates of Dalton atomic theory of matter are as follows. पहले उसने क्या बताया कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं एटम्स।
और दूसरा उसने क्या बताया कि जो एटम्स हैं कैन नॉट बी डिवाइडेड, ना एटम्स कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ये क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड होते हैं। फोर्थ उसने बताया एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। जिस तरह से एलिमेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं इस तरह से एटम्स भी वेरियस काइंड्स के होते हैं। फिफ्थ उसने बताया ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट हैविंग द सेम मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसने बताया जो एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब सेम होते हैं, सेम मास होता है, साइज होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम्स होती हैं। सिक्स उसने बताया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जितने भी हैं डिफर होते हैं मास में, साइज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनके एटम्स हैं तो वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मास के अंदर भी, साइज के अंदर भी और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी। जो केमिकल कॉम्बिनेशन है बिटवीन टू एलिमेंट्स कंस्टेंट इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। और एथ उसने बताया जो द नंबर है और काइंड्स ऑफ एटम है जिस किसी भी कंपाउंड में वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन जो भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं कंबाइन करते हैं इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। टेंथ उसने क्या बताया एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइंड इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म देन वन कंपाउंड। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे। एग्जाम्पल he postulated that atoms can neither be created nor destroyed was the result of law of conservation of mass given by Lavoisier, and the postulate of Dalton atomic theory that the elements consist of atom having fixed mass and the numbers and kind of atoms in a given compound is fixed। ये कहाँ से आया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्राउस्ट, जो मैंने आपको अभी बताया था। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ड्रॉबैक्स यानी कि उसके कुछ और भी ड्रॉबैक्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, वो क्या थे। वन ऑफ द जो मेजर ड्रॉबैक था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि ये था कि एटम्स वर थॉट टू बी इनडिविजिबल, यानी कि वो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते हैं। वी now know that under special circumstance atoms can be further divided into a small particles called इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। लेकिन ये बाद में हमें पता चला कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंस के अंदर जो ये एटम्स होते हैं इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स, जिनको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। सो एटम्स आर देमसेल्फ मेड ऑफ 3 पार्टिकल्स। जो एटम है वो खुद ही में ही 3 पार्टिकल से बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से। सेकेंड क्या था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये क्या बताती थी कि जो जितनी भी एटम्स हैं एलिमेंट के उनका सेम मास होता है। इट इज हाउएवर नाउ नोन दैट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। लेकिन हमें अब पता चला कि जितने भी एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के उनके अंदर स्लाइटली डिफरेंट मासेस भी होते हैं। थर्ड वो क्या था इसका ड्रॉबैक, Dalton atomic theory said that the atoms of different elements have different masses. It is, however, known that even atoms of different elements can have the same mass. हमने फिर ये पता करा कि जो atoms हैं different elements के उनके same mass भी हो सकते हैं। Now, जो next topic है वो है atoms। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे घर हैं वो किससे बने हुए होते हैं, पत्थरों से। इसी तरह सेम प्रोसेस में जो मैटर होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, एटम से। सो एटम्स को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर अराउंड अस। अगर हम इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में करें तो एटम इज डिफाइंड एज फॉलोज। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्ट करता है। Atoms of the most of the elements are very reactive and do not exist in the free state। जितने भी most of the elements के जो atoms होते हैं बहुत reactive होते हैं और ये exist नहीं करते हैं किसी भी free state में, यानी कि single atom की तरह exist नहीं करते हैं। ये always किस में मिलते हैं, combination with the atoms of the same elements or another elements। So there are
मैनी काइंड्स ऑफ एटम्स आर एलिमेंट्स। आपको मालूम है एटम्स होते हैं आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, और इनका जो सन कैन बी हैड फ्रॉम द फैक्ट कि जितने भी ये कॉपर एटम्स अरेंज होते हैं एंड टू एंड लाइट कवर अ डिस्टेंस ऑफ about 1 centimeter. The size of an atom is indicated by its radius, which is called atomic radius. जो साइज का हम एटम को इंडिकेट करते हैं वो कैसे करते हैं? बाय इट्स रेडियस, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर्स में। यानी कि क्या हो गया? द सिंबल ऑफ नैनोमीटर का क्या होता है? nm, जो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10⁹ मीटर्स, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। आपको मालूम है जो हाइड्रोजन एटम होता है वो स्मॉलेस्ट एटम होता है सब एटम्स के अंदर, और जो एटॉमिक रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम की वो कितनी होती है? 0.037 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है ना? एटम्स इतने स्मॉल होते हैं कि वी कैन नॉट सी दैम इवन अंडर द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। हम उसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख पाते हैं। जो स्कैनिंग होती है ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप की, उससे हम फिर भी एटम्स को देख सकते हैं, वो भी कैसे? इनडायरेक्टली। नेक्स्ट आता है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अ सिंबल इज अ थिंग like a sketch or letter which represent or stand for something else. When we say the symbols of elements, it means the symbols of the atoms of the elements. We will first discuss the Dalton symbols of elements and then the modern symbols of elements. First क्या होता है? Dalton symbols of elements. डेंटल वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स को यूज़ किया एलिमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट वे में। डेंटल जो सिंबल्स थे एलिमिनेशन द एलिमेंट एज वेल एज वन एटम ऑफ द एलिमेंट। सम ऑफ द सिंबल्स ऑफ डाल्टन्स गिवन बाय, जो मैं आपको अभी इसके ऊपर पिक्चर लगा के दूंगी उसमें दिखाऊंगी कि डाल्टन सिंबल्स जैसे हाइड्रोजन के लिए क्या शो किया गया, कार्बन के लिए क्या शो किया गया, ऑक्सीजन के लिए क्या शो किया। पर लेकिन ये इतना डाल्टन जो सिंबल्स थे एलिमेंट्स के लिए वो डिफ़िकल्ट थे टू ड्रॉ करने के लिए और इनकन्वीनियंट थे उसको यूज़ करने के लिए। तो डाल्टन सिंबल्स थे सिर्फ क्या रह गए? हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रह गई उनकी। दे आर नॉट यूज एट ऑल, अब ये यूज़ नहीं होते हैं। इट वॉज J.J. Berzelius of Sweden who prepared the first letter or the first letter and another letter of the name of an element be used as symbol. ये साइंटिस्ट थे जो J.J. Berzelius जो स्वीडन के थे, उन्होंने हर एलिमेंट का फर्स्ट लेटर या उसका एक और लेटर से डिफरेंट एलिमेंट को सिंबल की तरह यूज़ किया गया, और ये इसमें किस में ऐड हुआ? मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स होता है। मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब हम क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू राइट द केमिकल रिएक्शंस ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट सिंबल। जब हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं तो उसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। जो सिंबल होते हैं एलिमेंट वो क्या होता है? फर्स्ट लेटर होता है, और या फिर फर्स्ट लेटर और एक लेटर और उसका इंग्लिश नेम का होता है, उसको हमने किया। जैसे सिंबल ऑफ हाइड्रोजन का क्या हो गया? H, यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ नेम। द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन का क्या हो गया? O, यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ नेम। इस तरह से हमने फर्स्ट लेटर लिया। अब लेकिन क्या हुआ? जैसे हमने कार्बन का क्या लिया? C, यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ नेम। अब द सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca। अब हम इसका फर्स्ट लेटर नहीं ले सकते थे, अगर C लेते तो वो कार्बन हो जाता। अब हमने Ca लिया यानी कि फर्स्ट और इसका सेकेंड लेटर लिया और इसको हमने कैल्शियम को डिनोट किया। इसी तरह सिंबल ऑफ क्लोरीन का क्या होता है? Cl, यानी कि फर्स्ट और थर्ड लेटर हमने लिया। सिंबल ऑफ कॉपर का क्या है? Cu, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड लेटर लिया, यानी कि इसका जो लेटर नाम है कॉपर का वो क्या होता है? क्यूपरम होता है। तो इस तरह से हमने एक या दो लेटर लेके इन सिंबल्स को डिनोट किया। इसका भी पूरे सारे एक टेबल मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें सारे सिंबल्स हैं। आपको उनको क्या करना है? लर्न करना है। समझ आ रहा है?
लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन अराइज हुआ सिंबल्स का कि लेटिन एलिमेंट्स हुआ, तो हमने कुछ इनका लेटिन एलिमेंट्स भी लिया। जैसे सोडियम का Na लिया, उसका जो लेटिन नेम है एलिमेंट का वो क्या है, नेट्रियम है। और पोटेशियम लिया कि उसका लेटिन नेम क्या है, कैलियम है। आयरन लिया Fe, उसका लेटिन नेम क्या है, फेरम है। इस तरह से कुछ एलिमेंट्स का हमने क्या यूज़ किया है, लेटिन नेम को यूज़ किया, किसको डिनोट करने के लिए, उनके सिंबल को। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज very small. For example, atoms of hydrogen H has the mass of 1.673 into 10 to the power minus 24 gram. It is not convenient to use such small and complicated figures in our calculation. Therefore, it is necessary to define atomic masses in such way that we get a simple figures for them. इसीलिए हमें एटॉमिक मास की ऐसे डिफाइन करना चाहिए कि वो हमारे लिए इजी हो सॉल्व करने के लिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, वी शुड नॉट फर्स्ट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 atom is that atom of carbon which has 6 protons and 6 neutrons in its nucleus so that its mass number is 12. जो कार्बन एटम का 12 एटम का मतलब होता है कि एटम है जो कार्बन का, उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं, तो उसका जो मास नंबर होगा वो क्या होगा, 12 होगा। कार्बन 12 नंबर इसको ऐसे हमने असाइन किया है, एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। पहले इसको हम किस में डिनोट करते थे, AMU में, but these days atomic mass unit is denoted by the letter U. This means that a carbon 12 atom has been assigned an atomic mass of exactly 12 U. Now since a carbon 12 has been assigned an atomic mass of 12 atomic mass unit, therefore the atomic mass unit should be equal to 1/12, that is the mass of carbon 12 atom, that is atomic mass unit is equal to 1/12 the mass of a carbon 12 atoms, or we will write as 1U is equal to 1/12 the mass of carbon 12 atoms. इस तरह से हमने देखा जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है दैट इज 1U, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। इससे ये क्लियर हुआ हमें अब डिस्कशन से कि जो भी पर्पस होता है हमारा डिटरमाइनिंग एटॉमिक मास किसी भी वेरियस एलिमेंट्स का, उसमें द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज टेकन टू बी द स्टैंडर्ड, उसको हम स्टैंडर्ड की तरह ले लेते हैं। तो जो एटॉमिक मासेस ऑल अदर एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें डिटरमाइन करना होता है, तो हम उसे कैसे करते हैं, बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ देयर एटम विद द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। अगर इन पॉइंट्स को हम माइंड में रख लें तो वी विल डिफाइन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एज फॉलोज। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम्स टेकन एज अ 12 यूनिट्स। यानी कि द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट किससे हैवियर है देन 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो एटॉमिक मास होता है मैग्नीशियम का वो होता है 24U, विच इंडिकेट्स दैट 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इज 24 हैवियर देन 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम्स। यानी कि वो किससे हैवियर है, 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम। इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो प्रेजेंट स्टैंडर्ड है फॉर द एटॉमिक मास कार्बन इज क्या है, उसका कार्बन 12 एटम विच इज हैज असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12U। कुछ एटॉमिक मासेस हैं जो मैं आपको इसमें ऊपर वो लगा रही हूँ एक टेबल, उसमें आप चेक कीजिए। अब क्या आता है, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। आपको मालूम है जो एटम्स होते हैं फ्यू एलिमेंट्स के, उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि जो नोबल गैसेस होती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन,
वो क्या होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं और एग्जिस्ट होते हैं फ्री स्टेट में। एटम्स जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं वेरी रिएक्टिव होते हैं और वो फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलते हैं। तो जो एटम होते हैं यूजुअली एक्सेस इन टू वेज, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ आयंस। किस में मिलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ आयन। क्लियर हो रहा है ना सबको? तो अब हम पढ़ेंगे, ये आपको मैंने बता ही दिया कि एटम्स कैसे होते हैं, फ्री स्टेट और एज अ आयन के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल 2 या उससे ज़्यादा एटम्स होते हैं जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं और इट इज़ टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, और एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent exchange and show all the properties of that substance. सारी properties दिखाता है उस substance की, और जो atom of the same element of or another element can join together to form molecule. Molecules of element. The molecules of an elements are constituted by the same type of atoms. ये बार बार आप देख रहे हो कि जो molecules होते हैं जो एलिमेंट के, वो सेम एटम से बने हुए होते हैं। Molecules of mammalian atom जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब एक ही एटम से बनते हैं, किसके? उसी एलिमेंट से। बट ये केस जो नॉन मेटल में होता है वो नहीं होता है। जैसे आपको मालूम है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन के कंसिडर करते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। मेटल और जो सम अदर एलिमेंट होते हैं जैसे कार्बन है, डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंस्टेंट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इंडिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। जैसे कुछ मेटल्स होते हैं और अदर एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर जैसे कार्बन है, उनके अंदर सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है और बहुत सारे उसके अंदर लार्ज और इंडिफिनाइट नंबर होते हैं एटम्स के जो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। Atoms of different animals join together in definite proportion to form molecules of compound. Animals जो different animals के होते हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं definite proportion में, और वो क्या बनाते हैं? molecules of compound. For example जैसे दिया है वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसके अंदर, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता है। इस तरह से ये 2-3 जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये कंबाइन करते हैं तभी क्या हमें मिलता है? कंपाउंड मिलता है, वाटर और ammonia. What is an ion? Compound composed of metals and non-metals contain charged species. उनके अंदर चार्ज होता है और ये इन्हीं को हम चार्ज जो स्पीशीज होती है इनको हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। या तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम एनायन बोलते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उनको कैटायन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें हम सोडियम क्लोराइड का, जब उसको हम ब्रेक करते हैं तो वो किस में बनता है? सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में। जो सोडियम क्लोराइड होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और ये जो आयंस में कंस्टिट्यूट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव नेट चार्ज ऑन देम। जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन। जो ग्रुप ऑफ एटम्स हो और उनके ऊपर चार्ज होता है तो उन वाले एटम्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। क्लियर? अब जो बाकी रह जाता है इस चैप्टर में वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन अ ऑनलाइन क्लासेस।